हाँ जी। तो अब हमने 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब 4s में स्कैंडियम में देखें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दें, और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लगे। Ti में आ जाएं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में भी देखें जो कन्फिग्रेशन बनाई है आपने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। रूल पढ़ के बैठे हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो तो पहले आपने एक ही स्पिन के साथ तमाम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये फिल हो जाएंगे इसमें। इस तरह वनेडियम में आ जाएं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तमाम में पहले 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्रोमियम में आ जाएं, 4s में इसमें एनामलस बिहेवियर था, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तमाम में हमने 5 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी तरह मैगनीज में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 है, तो ये उसी तरह ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। देन आ जाए आयरन। आयरन में 4s में 2 हैं और 3D में 6 हैं, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 5 ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब छठा इलेक्ट्रॉन रिपीट होगा डिफरेंट स्पिन के साथ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3D में। इसी तरह कोबाल्ट में आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, 4s में 2 हैं और 3D में 7 है। इसी तरह निकल में आ जाएं, 4s में 2 हैं और 3D में 8 हैं, पहले 5 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन रिपीट होके आ जाएंगे इनमें। कॉपर ने भी एनामलस बिहेवियर शो किया था, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट पे जिंक में 4s में 2 और 3D में 10। ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 3D में और 4s में। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब जल्दी से जरा देखें, जो आपने ऑर्बिटल फिल किए हैं इनमें दो चीजें आपको नजर आएंगी, कहीं इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड नजर आएंगे और कहीं इलेक्ट्रॉन आपको पेड नजर आएंगे। अब हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से होगा। अब गौर से जल्दी से देख के मुझे मैसेज में बताएंगे आप कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट शो कर रहा है। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। वेरी गुड बेटे, क्रोमियम। क्रोमियम में देखें 6 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 अनपेड है। अब यहां से मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, जल्दी से नोट करने हैं। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज, क्रोमियम। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज, क्रोमियम। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, तो काउंट कर लें जी, 6 हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 6 हैं। अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इन 3D ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इन 3D ऑर्बिटल। अब बेटे उसमें 3D का पूछा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जरा थोड़ा सा गौर से देखना है, 3D में 5 हैं और एक है 4s में, तो 3D में कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इन 3D ऑर्बिटल, वो 5 हैं। चौथा क्वेश्चन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इन 4s ऑर्बिटल, तो 4s में कितने हैं, एक है। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में क्रोमियम के हैं, टोटल अनपेड 6 हैं, 3D में 5 हैं, 4s में एक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसी क्रोमियम से।
जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे। यहाँ से हमने एलिमेंट के नाम देख लिए, उनका एटॉमिक नंबर देख लिया, कन्फिग्रेशन देख ली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन देख लिए। अब देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से होता क्या है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में ज्यादा होंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि हमारा ज्यादा कंसर्न अनपेड इलेक्ट्रॉन से होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के मैक्सिमम होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होंगे, उसका पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। अब यहाँ एक्सेप्शन केस सुनते जाएं जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर किसका होगा, तो जल्दी से बताएं जी, मैक्सिमम पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर किस एलिमेंट का होगा अगर यही एलिमेंट आपके सामने लिखे जाएं तो। जी बिल्कुल क्रोमियम का, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। एक्सेप्शनल केस की मैंने बात की थी, यही पूछता है वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी। अब अगर हम देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास ज्यादा है तो क्रोमियम की होनी चाहिए, लेकिन बेटे बाइंडिंग एनर्जी वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी एटम के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ एक्सेप्शनल केस है, असूलन क्रोमियम की होनी चाहिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन आप अपनी बुक पे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी वनेडियम की है, ये स्ट्रक्चर की वजह से अभी। तो ये पॉइंट लिख लेना है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इन 3D में वनेडियम की है, वी वनेडियम, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया, बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हाँ जी, अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है ना, राइट साइड पे दिस वन, ये सीरीज थी न्यूट्रल सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जरा देखें इंटीटेस में क्या करता है, वो आपको एलिमेंट देता है ये स्कैंडियम 3+, और पूछता है बताएं जी इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अब जरा सोचना है, स्कैंडियम में थे 21, जिसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन था, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये मैं जरा हाईलाइटर लगाता हूँ, ये देखें जी, ये था स्कैंडियम में। अब किसका पूछ रहा है जी, स्कैंडियम +3। अब जरा ये जरा ध्यान से देखनी है चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अभी। +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले निकलेंगे एस से, फिर निकलने हैं 3D से। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन 3D से चला गया। अब बताएं क्या 3D में कोई इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब आपने जो बनाना है ना, आपने लिखना है ये स्कैंडियम 3+, और उसके सामने कन्फिग्रेशन लिखनी है ये वाली, ये देखें। तो 3+ के केस में स्कैंडियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D में 0 इलेक्ट्रॉन है। उम्मीद है समझ आ गया होगा जो पॉइंट। जी नेक्स्ट देखें, टाइटेनियम 3+। अब 3+ का मतलब क्या है कि टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब ये न्यूट्रल है, 2s से निकल गए और एक 3D से निकल गया। अब जल्दी से देख के बताएं डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए जब टाइटेनियम 3+ में होगा, जल्दी से बताएं भाई। वेरी गुड भी, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी 4s से 2 चले गए और एक 3D से चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3D1। ये किस केस में कन्फिग्रेशन है बेटे, जब ये आयनिक फॉर्म में आएगा। इस तरह देखिए, वरेडियम 3+, 2s से चले गए और एक डी से चला गया, डी के पास कितने बच गए, 2। इस तरह देखिए क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ में भी 2 डी से चले गए, सॉरी
एक जाएगा इस एस से क्रोमियम में, 3+ है, 2 जाएंगे डी से, तो टोटल 3 चले गए, पीछे कितने बच गए 3, तो 3d3 क्रोमियम 2+। अब ये तब तक आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप इसकी न्यूट्रल ड्रा करके 3d और 4s के ड्रा नहीं करेंगे। अब देखा जाएगा मैगनीज+2, अब मैगनीज की तरह न्यूट्रल स्टेट में देखें, मैगनीज की ये है, मैगनीज की, अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, बाकी डी में तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पांचों के पांचों अनपेयर्ड हैं। अब जरा देखें न्यूट्रल स्टेट में, देखें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे क्रोमियम के पास, कितने 6, ऐसे ही है। अब आयनिक स्टेट में आए, क्रोमियम+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड 3, क्रोमियम+2 में कितने हैं, ये देखें जी क्रोमियम+2 में 4। अब मैंगनीज+2 में देखें 5 हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्रोमियम के पास 6 हैं, लेकिन जब आयनिक स्टेट आएगी तो आयनिक स्टेट में Mn+2 के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आपको अल्फा ऑप्शन विनेडियम+3 दे, बीटा ऑप्शन क्रोमियम+3 दे, चार्ली ऑप्शन क्रोमियम+2 दे, और मैंगनी और डेल्टा ऑप्शन मैंगनीज+2 दे, और पूछे बताएं जी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, तो बेटे फिर +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, तो फिर मैंगनीज के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आ जाए आयरन+2, इधर से देखना है आपने, आयरन+2 न्यूट्रल से, +2 का मतलब 2 ऐसे चले गए, बाकी डी में 2 ये हैं और 4 ये, टोटल 6 बच गए। अब मैं जरा असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, आयरन+3 में बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, आयरन+3 में जल्दी से करके बताना, आयरन+3 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, जाएगा तो डी से, कौन सा सर जाएगा, पेड जाएगा या अनपेड जाएगा, तो बेटे याद रखना है पहले 4s से निकलेंगे, फिर निकलेंगे 3d में, 3d में भी पहले ये जो पेड है ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ये वाले आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जरा देखें आयरन+3 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए और एक इलेक्ट्रॉन ये जो पेड है ये वाला, दिस वन, ये चला जाएगा। अब जरा देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए डी में, तो बेटे डी में 5 इलेक्ट्रॉन बच गए और पांचों के पांचों जो है वो अनपेड है। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि भी Mn+2 और आयरन+3 दोनों की कन्फिग्रेशन सेम है, तो क्या ये बात ठीक होगी, आयरन+2 और आयरन+3 दोनों की कन्फिग्रेशन सेम है, तो मुझे जल्दी से बताएं यस या नो में क्या ये बात ठीक होगी। बेटे आयरन सॉरी मैंगनीज+2, मैंगनीज+2, मैंगनीज+2 में देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखें मैंगनीज+2 में कितने हैं जी, डी में 5, और आयरन+3 में भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, तो बताएं जरा दोनों की कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी या नहीं होगी, मैंगनीज+2 और आयरन+3, वेरी गुड, तो दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो वो आपको पेयर देगा, तो मैंगनीज+2 और आयरन+3 में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे कोबाल्ट+2। अब इसी में +2 का मतलब अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे डी में 7। अब उसमें पेड और अनपेड का आपको पता होना जरूरी है। बेटे बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की चल रही है, मुझे बता दें क्या हमें न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई, क्या हमें न्यूट्रल में पता लग गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में कितने हैं और एस में कितने हैं, क्या हमें न्यूट्रल के बाद आयनिक स्पीशी में पता लग गया कि आयनिक स्पीशी में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एस में कितने हैं। ये 3 पॉइंट जिन बच्चों को समझ आ गए हैं वो जरा मैसेज में बता दें यस और नो। वेरी गुड बेटे, तो ये हमारा हो गया जी
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, 3D सीरीज की। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जरा गौर से, जरा कान खोल के बात सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा जल्दी से देखें, स्कैंडियम 3+ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम 3+ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। स्कैंडियम +3 में डी में इलेक्ट्रॉन 0, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए जिंक, जिंक +2, जिंक +2, ये लास्ट जिंक +2 है बेटे, दिस वन। जिंक +2 का मतलब एस से चले गए। बताएं जी, जिंक +2 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। जिंक +2 में डी में इलेक्ट्रॉन 10 है, वेरी गुड बेटे। अब मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया था, जो बच्चे लेट आए हैं मैं दोबारा बात रिपीट कर दूं, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनमें पार्शली फील्ड डी या एफ ऑर्बिटल हो। बात रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनमें पार्शली फील्ड डी या एफ ऑर्बिटल हो। मुझे बताएं, क्या स्कैंडियम +3 को हम कह सकते हैं पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल, या जिंक +2 को हम कह सकते हैं कि ये पार्शली फील्ड है। जी बिल्कुल, कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों? ये स्कैंडियम +3 का मतलब है इसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो हम इसको कहेंगे एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और जिंक +2 को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब यहां से पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था वो जरा सुन लें। स्कैंडियम +3 में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जिंक +2 में कंप्लीटली डी ऑर्बिटल है। अब ये जो एम्प्टी और कंप्लीटली वाले हैं, ये हैं तो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। जिस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटे, कलर फॉर्मेशन। तो स्कैंडियम +3 और Zn+2 एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये कलर फॉर्मेशन शो नहीं करते। तो बेटे वो एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, आई रिपीट माय वर्ड, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं बेटे, जिनमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी फील्ड हो या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो। वो एलिमेंट कलर फॉर्मेशन है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इस वजह से इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट। अब ये कौन से हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट बेटे, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। ये मेरे पास जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से शुरू हो रही है, ये है 3D सीरीज। अब इनमें ये ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल लास्ट पे ये है ग्रुप नंबर 2B, जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी +2 की स्टेट में इनमें डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होते हैं। कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से ये तीनों एलिमेंट कलर फॉर्मेशन शो नहीं करते, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं ये नॉन टिपिकल है। इसी तरह ये ग्रुप 3B हो गया बेटे, ग्रुप 3B में जिंक, कैडमियम, मरकरी। इधर आ जाए ग्रुप 2B, दिस वन इज ग्रुप 2B। ये मिस्टेक है जी, ये ग्रुप 2B है, 3B ये वाला है। स्कैंडियम, यथ्रियम, लेंथनम। स्कैंडियम, यथनम, यथ्रियम है और लेंथनम है। ये भी 3 एलिमेंट हैं, ये +3 की स्टेट में, रिपीट माय वर्ड, +3 की स्टेट में इनमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। और मैंने बताया जिनमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या कंप्लीटली फील्ड हो, वो कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जिसकी वजह से हम इनको कहेंगे नॉन टिपिकल। तो ये 6 एलिमेंट के नाम याद कर लेने हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, स्कैंडियम, यंथ्रम और लेंथनम। ये 6 एलिमेंट हैं जो कि नॉन टिपिकल हैं। और ये किस स्टेट में नॉन टिपिकल है ये पता होना बहुत जरूरी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी बेटे यहाँ ग्रुप 2B है, 2B। जिंक, कैडमियम और मरकरी +2 की स्टेट में, और स्कैंडियम, यंत्रियम और लेंथनम +3 की स्टेट में नॉन टिपिकल होंगे। जल्दी से मुझे रिपीट कर दें, क्या हमें ये बात समझ आ गई है नॉन टिपिकल एलिमेंट की?
जी बेटे। हाँ जी, मैं रिपीट कर देता हूँ भी, एक दो बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आया बेटे। नॉन टिपिकल एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या एम्प्टी हो। बेटे जिंक की जब आप +2 की स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो +2 की स्टेट में इनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये 6 एलिमेंट मैंने बताए हैं, 6 एलिमेंट ये नॉन टिपिकल एलिमेंट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी हमारी। उसके बाद हमने बेटे उसमें देख लिया बॉन्डिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पैरामैग्नेटिक रिएक्टर देख लिया हमने। पैरामैग्नेटिक रिएक्टर के साथ ही बेटे हमने मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लिए। और देन बेटे हमने देख लिया टिपिकल और नॉन, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे भी वो टिपिकल होंगे। तो टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट देख लिया हमने। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जल्दी से नोट कर लेनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट की कि ये एक्ट करते हैं एज अ कैटालिस्ट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल पढ़ी है इसकी कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटालिस्ट। अब आपको 4 एलिमेंट दे दे, पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एक्ट एज कैटालिस्ट, तो आपने उसमें से किसको ढूंढना है, ट्रांजिशन एलिमेंट को ढूंढना है। जी सेकंड प्रॉपर्टी है जी इसकी, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल से ये लेस रिएक्टिव है, यानी एस ब्लॉक से ये लेस रिएक्टिव है। ये थर्ड कैरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनकी, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होती हैं। और लास्ट पॉइंट बेटे दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव हैं, कलर्ड कंपाउंड हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, और इनकी डेंसिटी जो है वो भी हाई होती है। जी तो पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेटे, अगर आप 3 मेटल्स को इकट्ठा करके रखें, इसमें मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप 3 बेंटे लें, बेंटे। बेंटे क्या है सर, ये पता नहीं क्या चीज आ गई केमिस्ट्री के अंदर। भाई सराइकी वाले जो बच्चे सुन रहे हैं, सराइकी में इसको मेरे ख्याल में कुछ शायद चिद्दे कहते हैं या बेंटे कहते हैं, जो भी है। इन तीनों को आप रखें तो इनके सेंटर में ना आपको स्पेस नजर आएगी। इन तीनों को इकट्ठा करके रखेंगे, इनमें स्पेस नजर आएगी। उस स्पेस में आप कोई स्मॉल एलिमेंट डाल दें, वो जो स्पेस दरमियान में नजर आएगी उसमें आप स्मॉल जैसे कार्बन, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट डाल दें। ये जो पूरा कंपाउंड अब बनेगा ना बेटे, इस कंपाउंड को अब हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये इंटरस्टिशियल वर्ड आया है इंटरस्टाइसिस से, इंटरस्टाइसिस। इन 3 मेटल्स को आप इकट्ठा करें ना तो दरमियान में जो स्पेस आती है ना बेटे, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टाइसिस। तो कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके सेंटर में या इनके अंदर हम स्मॉल नॉन मेटेलिक कंपाउंड को फिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंपाउंड बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की या ट्रांजिशन मेटल की कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। जी कैटालिटिक एक्टिविटी, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी बताई कि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि बेटे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सल्फर ट्राईऑक्साइड की प्रिपरेशन पड़ी थी, और याद अगर आपको हो तो वहां हमने कैटलिस्ट यूज किया था वनेडियम पेंटॉक्साइड। तो बेटे वनेडियम 3D सीरीज का ही मेंबर है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। हाँ जी नेक्स्ट आ जाए, मेथानॉल की प्रिपरेशन पड़ी, अल्कोहल की प्रिपरेशन, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसमें जिंक और क्रोमियम भी 3D सीरीज के ही मेंबर हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं। हार्बर प्रोसेस, अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ के आए बैठे हो, उसमें आयरन कैटलिस्ट हमने यूज किया था, और आयरन भी ट्रांजिशन मेटल से है। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ के आए बैठे हो, निकल प्लाटियम, प्लाटियम के कैटलिस्ट यूज होते हैं उनमें।
तो ये भी हमारे पास कौन सी एलिमेंट है बेटे, ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ये एग्जांपल आती है बाकायदा कि विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वनेडियम। विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द हाबर प्रोसेस, विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए बेटे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे। ये जरा सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहता है ट्रांजिशन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये अलाय फॉर्मेशन करता है। अलाय क्या होता है बेटे, देखिए हमारे पास सोल्यूशन ना तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। बेटे एक होते हैं गैसियस सोल्यूशन, जिस तरह एयर है, जो एयर है ये गैसियस है, इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट सारी चीजें गैसेज हैं। इस तरह एक होता है हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन को बेटे हम नाम देते हैं अलाय का, यानी दो या दो से ज्यादा मेटल जब मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन, और इस सॉलिड सॉल्यूशन को हम कहते हैं अलाय। अब अलाय नाम है जी ब्रास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, ये इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। ब्रास ये कॉपर और जिंक की मेटल से मिलकर बनता है। इसी तरह जी स्टील। अब स्टील कोई मेटल नहीं है, पीरियोडिक टेबल में कोई मेटल नहीं है जो स्टील है। स्टील क्या है अभी, इसमें आयरन और मैंगनीज और सम ट्रेस अमाउंट निकल और क्रोमियम की होती है, यानी ये चार मेटल्स मिलके स्टील बना रहे होते हैं। इसलिए तो हम बेटे इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ये जो अलाय होते हैं, इन अलाय को जंग नहीं लगता, इन अलाय की स्टेनिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास मजबूत मेटल्स होती हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील, आयरन मैंगनीज निकल क्रोमियम। इस तरह ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी एक अलॉय है जो कॉपर और टिन से और ट्रेसिस ऑफ उसमें मैंगनीज होती है। तो ये तीन एग्जांपल आपके सिलेबस में है, ब्रास, स्टील और ब्रॉन्ज। इनमें मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, या क्वेश्चन इसी तरह बनता है विच ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, तो कॉपर और जिंक। स्टील में कौन सी है, आयरन मैंगनीज निकल क्रोमियम। ब्रॉन्ज में कौन सी है, कॉपर टिन और मैंगनीज। तो ये प्रॉपर्टीज अब देखते जाएं। अलाय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं ये हमारे। बेटे लास्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड कंपाउंड, कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं। अब ये कलर शो करते क्यों हैं बेटे, देखें हमारे पास ना डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। इनमें जो 3 ऑर्बिटल हैं जिनमें स्केयर नहीं है, ये होते हैं लो एनर्जी वाले, और जो स्केयर वाले हैं डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और जी स्केयर, इनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस वन थोड़ी सी हाई होती है। तो होता क्या है कि डी के इलेक्ट्रॉन लो स्पिन इनको कहते हैं, जिनकी एनर्जी लो है इनको हम कहते हैं लो स्पिन, जिनकी एनर्जी हाई है इनको हम कहते हैं हाई स्पिन। तो डी के इलेक्ट्रॉन जब लो स्पिन से हाई स्पिन में जाते हैं तो सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्व करके जो जाते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ है बोहर के अंदर भी, कि रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा, लो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो ये एब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिट में जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करके जाते हैं वही एनर्जी ये रिलीज करते हैं। बेटे वो जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ कलर हमें नजर आ रही होती है। तो अब हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर शो करते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन डी से गया, डी में ही गया, और वापस भी कहाँ आया, डी में ही आया। इसको हम कहते हैं बेटे डी डी ट्रांजिशन। तो ये पॉइंट लिख लें जल्दी से। पॉइंट लिख लें बेटे, ट्रांजिशन मेटल्स शो कलर्ड। क्यों कलर शो करते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखना है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। दूसरा पॉइंट लिखना है ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा था जिंक प्लस 2 में, उसमें कंप्लीट था वो कलर शो नहीं करेगा। तो दो पॉइंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन या ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। बेटे मैं लास्ट पे स्लाइड शो कर दूंगा दोबारा, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। तो पहले ये पॉइंट समझ लें जरा जल्दी से। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन या ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ओके जी, लास्ट पॉइंट है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, कौन सा कलर हमें नजर आएगा, कौन सा कलर ट्रांसमिट होगा। अब तीन चीजें हैं, जरा अपनी बुक पे लिखेंगे एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, नीचे लिखेंगे ऑब्जर्व, 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 ट्रांसमिट।
ये 3 हेडिंग बनानी है जी, एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व एंड ट्रांसमिट। जी बेटे मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, जरा गौर करना भाई। ये है जी रेड, ये पहले आपने टेबल बनाना है। वी वायलेट, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ये कलर है हमारे पास। पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड। अब जहां आपने लिखा है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब की जगह पे लिखे रेड, एब्जॉर्ब की जगह पे लिखे रेड। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब होगा, क्वेश्चन आता है जी ऑब्जर्व कौन सा होगा। भाई ये रेड के बिल्कुल सामने नीचे आ जाइए, देखें जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला ऑब्जर्व होगा। तो बताएं, रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ऑब्जर्व कौन सा होगा, ग्रीन। ऑब्जर्व कौन सा होगा, ग्रीन। अब आ जाएं, ट्रांसमिट। भाई जो कलर ऑब्जर्व हुआ है उसके क्रामन कातबीन, क्रामन कातबीन से मुराद बेटे इसके राइट साइड वाला और इसके लेफ्ट साइड वाला वो ट्रांसमिट होंगे। जो कलर ऑब्जर्व हुआ है उसके राइट और लेफ्ट, ये देखें ये ऑब्जर्व हुआ भाई ग्रीन, इसके साइड बाय साइड एक येलो पड़ा है और एक ब्लू पड़ा है, ये दोनों ट्रांसमिट होंगे। तो ऑब्जर्व सॉरी एब्जॉर्ब रेड हुआ, ऑब्जर्व ग्रीन हुआ, ट्रांसमिट कौन सा होगा, ब्लू और येलो। बेटे क्या ये पॉइंट समझ लगा है? जल्दी से मुझे पॉइंट बता दें, 2 मिनट रह गए हमारी इस मीटिंग के एंड होने को, क्लास के एंड होने को। ओके वेरी वेल डन बेटे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक दिस वन येलो। अब वही एब्जॉर्ब लिखे जी, येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके सामने देखें वायलट, ये बेटे ऑब्जर्व होगा। ये क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, वायलट ऑब्जर्व होगा। अब इसके जो दाएं बाएं मौजूद हैं, राइट और लेफ्ट पे, ये ट्रांसमिट होंगे, यानी ये वाला और ये वाला ट्रांसमिट होगा। बट उम्मीद है ये समझ लग गया होगा आपको, एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व और ट्रांसमिट। तो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स हो गई बेटे, प्रॉपर्टीज हो गई, कन्फिग्रेशन हो गई। लास्ट एक पॉइंट, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटे, वैसे इनका नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट हैं वो पता होने चाहिए। इसमें ना 3 चीजें हैं, एक है सेंट्रल मेटल, एक है लिगेंड, और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये 4 चीजें आपने बुक से रीड करनी है। मैं बता दूं जल्दी से, मेरे पास बेटे ये कम्प्लेक्स लिखा हुआ निकल, ये है साइनाइड। भाई ये जो आपके पास मेटल है निकल Ni, ये है सेंट्रल मेटल। बेटे वो मेटल जिसके साथ लिगेंड अटैच हो, ये साइनाइड लिगेंड है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल जिसके साथ अटैच होती है इसको हम कहते हैं लिगेंड। ये करता क्या है, लिगेंड बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे वो सेंट्रल मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लिगेंड है। तो ये 2 पॉइंट उम्मीद है समझ आ गए होंगे। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो सेंट्रल मेटल, और जो डोनेट करे वो लिगेंड। और लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 3 बातें याद रख लेनी है, सेंट्रल मेटल, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटे ये हम आज का हमारा यूनिट था ट्रांजिशन मेटल्स का। इसके नोट्स वगैरह मैं कुछ सेंड कर देता हूँ आपको जो आपने रीड करने हैं। मुझे जल्दी से मैसेज पे बता दें क्या सब बच्चों को आज का हमारा टॉपिक समझ लग गया है। जल्दी से सारे बच्चे शाबाश बता दें क्या सब बच्चों को हमारा आज का टॉपिक समझ लग गया है। बेटे ये स्लाइड भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी गुड बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी आपका टेस्ट भी आ गया, टेस्ट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।